एक मिनट। ठीक है, करो शुरू। आज जो आपका टॉपिक है महमूद गजनवी। देखो, अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? तो अरब आक्रमण पढ़ रहे थे। अपन ने अरब आक्रमणों में देखा था कि कौन सा आक्रमणकारी आया भारत में, उन्होंने कहां कहां आक्रमण करे, तो अपने ध्यान में आया। अपन ने सबसे पहले इस्लाम का उदय देखा, फिर अपन ने देखा कि अरब से कुछ सेनाएं आ रही है। इसमें अपन ने मुख्य रूप से किसको पढ़ा? मोहम्मद बिन कासिम को अच्छे से पढ़ लिया था। देखिए, एक चीज समझने जैसी है, उसको थोड़ा सा समझना। मोहम्मद बिन कासिम कब आया था? 712 में। 711 में तो पहला आक्रमण होगा जो असफल होगा, मतलब पहला आक्रमण जो अल हज्जाज करवाएगा, वो वाला पहला आक्रमण। बहरहाल 712। अगला जो आक्रमण हो रहा है वो आप खुद देख रहे हैं कब हो रहा है? 1000 में, 1000 ईस्वी, 712 ईस्वी। अंतर समझ में आ रहा है? एक बड़ा सारा अंतर है। 712 और 1000 में लगभग 300 साल का अंतर है। तो क्या लगता है, आक्रमण नहीं हुए होंगे क्या? हुए होंगे, 100% हुए होंगे, और बड़ी मात्रा में हुए होंगे। प्रयास पूरा वही रहा होगा कि कहीं ना कहीं वापस भारत पे कब्जा किया जाए, इस्लाम का प्रसार किया जाए, है ना? वही पद्धति पुरानी वाली अपनाई जाए। पर इस समय जो भारत पे शासन कर रहे थे, उनका क्या नाम था? गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार फ्रंट लाइन में थे, राजस्थान, गुजरात और कुछ पंजाब का क्षेत्र। जैसे ही आक्रमण हुए हैं तो गुर्जर प्रतिहारों ने उसका सामना करा है। कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहार भी, कहीं ना कहीं गुहिल भी। गुहिल मतलब समझ गए? जो आज के गहलोत, और गहलोत बाद में कौन हो गए? सिसोदिया हो गए। गुहिल, इसमें बप्पा रावल का नाम आता है। जो गुर्जर प्रतिहार हैं, उनमें एक बहुत महान शासक हैं जिनका नाम है नागभट्ट द्वितीय। उसके समय जुनैद आक्रमण करेगा, वो जुनैद को हराएंगे और उसको पीछे तक धकेल देंगे, मतलब सिंधु नदी पार करवा देंगे कि यार बिल्कुल खत्म, जुनैद को हरा देंगे। अच्छी खासी कहानी भी है तक्षक की, कभी समय मिलेगा तो सुनाऊंगा। बप्पा रावल रावलपिंडी में जाएंगे। रावलपिंडी उनके नाम पे पड़ गया। रावल रुके एक जगह पे, तो पूछा उनसे ये क्या है, तो ये बोले रावल का पिंड है, रावल का। तो वो नाम क्या पड़ गया? रावलपिंडी। आज रावलपिंडी एक शहर है बहुत बड़ा। कहां पर है? पाकिस्तान में। ध्यान में आ रहा है? तो इन लोगों ने क्या करा? अरब आक्रमणों को, मुस्लिम आक्रमणों को पीछे की तरफ धकेला है। हमको पता रहे कि इस 300 साल में शांति का क्या कारण है? वही गुज्जर प्रतिहार वंश है, कहीं ना कहीं गुहिल वंश है। तो अपन ऐसा ना समझें कि इस 300 सालों में सिर्फ शांति का काल रहा, बिल्कुल भी नहीं रहा। अनेक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इसके लिए सर्वस्व बलिदान करा है। बहरहाल आज अपन जिसको पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? महमूद गजनवी। एक क्वेश्चन आता है, और भारतीय लोगों में इसकी जानकारी की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, बहुत। आप जब किसी आम भारतीय से पूछोगे, या मैं आप लोगों से पूछूं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण करे, तो आप लोग क्या बताओगे? 17 बार आक्रमण करे। और अगर मैं ये पूछूं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ को कितनी बार लूटा, तो आप लोग क्या बताओगे? बोलते हैं ना, सोमनाथ को 25 बार लूटा था, 17 बार लूटा था महमूद गजनवी ने। सुना है सभी ने? 17 बार लूटा था। बिल्कुल झूठी बात है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ को सिर्फ एक बार लूटा था। 17 बार तो उसने भारत के अलग अलग जगह पर आक्रमण करे थे। पर अपन ने क्या है, व्हाट्सएप पे पढ़ रखा है, अपने को इस चीज का नॉलेज नहीं, जो आ जाता है अपन उसको पढ़ लेते हैं। इसीलिए मैं आपको व्यवस्थित इतिहास बताता हूं, कहां से कहां शुरू हुआ है, ताकि अपन लोग बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग हो सके। महमूद गजनवी को पढ़ना है। जो इसका जो वंश है, इसके पूर्वज लोग। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसमें से कि पहला तुर्क आक्रमण, अभी तक अपन किन आक्रमण को पढ़ रहे थे? अरब। ये प्रथम तुर्क आक्रमण है, प्रथम तुर्क। और प्रथम तुर्क सफल आक्रमण है। ये क्वेश्चन बार बार बनेगा कि पहला तुर्क कौन था जिसने सफलतापूर्वक भारत पर आक्रमण करा था? तो क्या नाम है उसका? महमूद गजनवी। इसके जो पूर्वज थे वो अब्बासी खलीफा जो हैं, खलीफा, उसके यहां पे क्या महलों के पहरेदार हुआ करते थे। शुरुआत में पहरेदार थे, धीरे धीरे शक्तिशाली बने और कायम में आ गए, सत्ता में आ गए।
ये महमूद गजनबी का साम्राज्य, आप इसके साम्राज्य को देखेंगे तो आपको एक बड़ा सारा क्षेत्र नजर आ रहा है। ये क्या है? ये कुछ ईरान का पार्ट है। ये कलर अच्छा नहीं है, ब्लू ठीक है? अरे हाँ ठीक है। ये कुछ ईरान का पार्ट है। ये क्या है? ईरान, ठीक है? ये क्या है? अफगानिस्तान। और ये क्षेत्र का है? पाकिस्तान का है। ये यहां है, यहां तक। तो देखो इसके पार्ट के अंदर कौन कौन सी जगह आ गई? ईरान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, और क्या आ गया? पाकिस्तान। और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्र भी हैं इसमें। तो प्रश्न आया तो इन तीनों देशों में महमूद गजनबी का साम्राज्य स्थापित था। यहां तक बात आई समझ में? महमूद गजनबी को समझ रहे? मैंने बता दिया इसके पूर्वज कौन थे। तो अब्बासी खलीफा के समय पहरेदार थे। धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करते करते कहां पे शासन करा? अफगानिस्तान में, ईरान में और पाकिस्तान में। ये उसका क्षेत्र देख लो, ये भारत है। ये लगातार आक्रमण करेगा। इसके कुछ आक्रमण बता रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आया है, कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो एक बार। महमूद गजनबी, तो अपने सामने जैसे क्वेश्चन आएगा कि इसका वंश कौन सा है, और वंश में दो वंश दे देंगे, गजनी वंश और यामिनी वंश, तो अपने दिमाग में पहले ही शब्द में यही आएगा कि गजनबी है तो गजनी वंश का होना चाहिए, राइट? तो आप गलत कर देंगे। इसलिए ये किस वंश का है? यामिनी वंश का है। महमूद गजनबी किस वंश का है? यामिनी वंश का है। पर जानना चाहिए इसके जो पूर्वज हैं, इसके जो साथी हैं, वो कहां से स्टार्ट हुए हैं? अलप्तगीन से। सबसे पहला शासक कौन था? गजनी वंश का अलप्तगीन। क्वेश्चन आएगा, इसकी क्रम दे देंगे। अलप्तगीन ऐसे देंगे, अलप्तगीन, बलक्तगीन, सुबुक्तगीन और महमूद गजनबी। क्या दे देंगे? 1 3 4 2। अब आपको बताना है कि पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा है। तो आप लोग बता पाएंगे इस क्रम को देख के। अलप्तगीन, इसहाक, बलक्तगीन, पिराई। यहां से ये पूछेंगे यामिनी वंश का संस्थापक कौन है, तो आप लोग बताएंगे कौन है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन कौन है? तो पिता है महमूद गजनबी का। इसके अंदर कुछ ध्यान रखने जैसा नहीं है, बस ये याद करना है। कभी कंपटीशन की एग्जाम में आए तो अपने को ध्यान में रहे इनका क्रम, क्योंकि बार बार आता है। इनका और इनका आता ही है। ये सुबुक्तगीन का ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि महमूद गजनबी को कौन है? पिताजी हैं। इन्होंने आक्रमण करने की कोशिश करी थी, पर इतना उत्साह था नहीं। दूसरी चीजें अपने क्षेत्र में ही सीमित थे, तो ये इतनी आगे तक बढ़ ना सके। यहां तक बातें आ गई समझ में? कोई डाउट है अभी तक? अपन ने क्या क्या देख लिया? उनका क्षेत्र देख लिया, ये देख लिया कि उनके पूर्वज कौन थे और किन किन शासकों ने शासन करा है। अब महमूद गजनबी शुरू करते हैं। कोई भी शासक को अगर आपको जानना हो तो उसकी उपाधि से कहीं ना कहीं जान सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, राइट? वो जन कल्याणकारी होगा या बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा। जैसे एक शासक है, उन्होंने अपना उपाधि रख रखी गज बटेकर। क्या उपाधि है? इसका मतलब है हाथियों का शिकार करने वाला। शौक है अपने, पर अपने को इससे कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा क्रूर टाइप का होगा। हाथियों को शिकार करने की क्या जरूरत पड़ रही है ना? वैसे इसको देखना, इसकी उपाधियां समझना। कभी अगर ऐसी उपाधि किसी और में आया तो थोड़ा सा समझ में आएगा। सुल्तान आजम कंपटीशन के हिसाब से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उपाधि है, सुल्तान ए आजम। अब आप पूछेंगे कि ये इंपोर्टेंट क्यों है? ये पहला तुर्क शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी है। आप बाद में देखेंगे या सल्तनत काल आएगा भारत में, सल्तनत काल में जितने भी शासक रहेंगे सब किसकी उपाधि धारण करेंगे? सुल्तान की उपाधि धारण करेंगे। पर पहला तुर्क जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी है कौन है? महमूद गजनबी। और इसने कब उपाधि धारण करी है? तो सिस्तान का शासक है सरफ बिन अहमद, उनको हराने के बाद में ये उपाधि धारण करी है कि सुल्तान की। सुल्तान की उपाधि कौन देता है? कौन देता है? खलीफा। अपन अपने मन से ऐसा नहीं है कि रत्नेश्वर आज आ गए, रत्नेश्वर की इच्छा है कि कल से मेरे को सुल्तान बुलाना, ऐसा नहीं हो पाएगा कि रत्नेश्वर ने खुद को सुल्तान की उपाधि दी है। कल से आप लोग मेरे को सर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? सुल्तान बोलोगे। अरे बेटा बोलो, क्या बोलोगे? बोल नहीं सकते ना, क्योंकि मेरे को उपाधि देने के लिए जो इतिहास के बच्चे हैं उनको पता है कि सुल्तान की उपाधि चाहिए तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? खलीफा से। सर ने ली? सही में ली क्या? नहीं ली ना।
खलीफा का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है, आज कोई खलीफा नहीं। तो मैं सुल्तान बन सकता हूं? नहीं बन सकता ना। पर ये पहला तुर्क है जिसको क्या ऐसी बातें करा करो यार, मैं गले लगूंगा ये पढ़ने का तुम बेटा तेरे को। तो बहुत अच्छा लगा है, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। यहां तक समझ में आ रहा है? इसके बारे में जान लो। कुछ डाउट है क्या? पुराना कुछ जो सल्तनत मतलब एक वंश चला था जिसमें आप लोग देखोगे गुलाम वंश है, इल्तुतमिश है ना, और रजिया सुल्तान, बाद में अलाउद्दीन खिलजी वंश आएगा, इन सबको क्या बोलते हैं? सल्तनत, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आएगा और लोधी वंश आएगा। मतलब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, सल्तनत उसमें जितने भी शासक रहेंगे सब क्या रहेंगे? सुल्तान रहेंगे। सुल्तान मन से नहीं रहेंगे, उनको उपाधि मिलेगी। कहां से मिलेगी? खलीफा से। तो बेटा इसको भी उपाधि कौन दे रहा है? खलीफा दे रहा है कि आप सुल्तान हो, और सुल्तान की उपाधि ऐसे तो देगा नहीं। इसने किसको हराया? सर्फ बिन अहमद को हराया, जो कहां का शासक था? सिस्तान। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा, सिस्तान कौन सा क्षेत्र है? बहुत बढ़िया, ईरान के तट का पूर्वी हिस्सा है सिस्तान। वहां के शासक को हरा कि कई की उपाधि धारण करी? सुल्तान की। इसके आगे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, मैं सच बोल रहा हूं, नेरेटिव के अंदर ये कई बार क्वेश्चन आया है ये वाला, कि पहला तुर्क शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। दूसरा, इस्लाम का नायक है। आपने सुना है हिंदुओं का नायक, पर ये इस्लाम का नायक है। इस्लाम का नायक क्यों है? क्योंकि एक बुत परस्त देश, बुत परस्त मतलब बुत क्या होते हैं? मूर्ति, मूर्ति को पूजने वाले देश में जहां पे काफिर रहते हैं। काफिर कौन? जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। ऐसे देश पे आक्रमण करा उसने हिंदुओं पे। तो हिंदुओं पे आक्रमण करेगा, इस्लामी करने की कोशिशें करेगा, मूर्ति तोड़ेगा। जब इतनी मेहनत करेगा तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग तो खुश होंगे। आज भी इतने खुश हैं कि महमूद गजनवी के नाम पे पाकिस्तान ने मिसाइल बना रखी है। उनके मिसाइल का नाम है गजनी। इतना प्रेम करते हैं इससे। तो सोचो उस समय कितना खुश होते होंगे कि अरे इन्होंने इतने सारी मूर्तियां तोड़ी है, मंदिरों में जाके इतने सारे मंदिर तोड़े हैं, सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया। तो उसको क्या बना दिया? हीरो। नायक का मतलब क्या होता है? हीरो। तो इस्लाम का हीरो है महमूद गजनवी, आज भी हीरो है। हमारे लिए विलन है, उनके लिए क्या है? हीरो। कई सारे लोग पूछते हैं उसको। दोनों समझ में आई? सुल्तान आजम इस्लाम का नायक। नायक क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि इस्लाम के लिए लड़ रहा है। गाजी, गाजी का मतलब होता है जो इस्लाम के लिए लड़ने वाला सैनिक, या फिर बोल सकते इस्लाम के लिए लड़ने वाला सेनापति, जो युद्ध काय के लिए करता है? धर्म के लिए, धर्म योद्धा। उसको क्या बोलते हैं? गाजी। आपको पता है जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान की एक पनडुब्बी का नाम था गाजी, जिसको भारत ने डुबा दिया था। तो गाजी किस लिए था? क्योंकि वो किस लिए लड़ रहा था? इस्लाम के लिए लड़ रहा था, धर्म युद्ध। उनके दिमाग में यही भरा हुआ है। वो धर्म से कभी बाहर सोच ही नहीं पाते हैं, ये इसमें धर्म घुसा दो, उसमें धर्म घुसा दो। समझ रहे हो? तो उन्होंने अपनी पनडुब्बी का नाम भी क्या रखा था? गाजी। किए जाएगा किससे लड़ने के लिए? हिंदुओं से लड़ना है उनको। उनको ये नहीं पता कि उनसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, उनको मतलब ही नहीं है। बहरहाल समझ में आई दोनों उपाधि? गाजी समझ गए, मतलब धर्म योद्धा। इतनी अच्छी अच्छी उपाधि दे रहे हैं। इसको फोटो नहीं आया अभी तक इसका, महमूद गजनवी का? क्या आ गया? देखो ना, ये देखो, नहीं आया ये? हाँ ये देख लो, ये क्या क्या उपाधि है इसकी। एक तो क्या है? इस्लाम का नायक है। इसको क्या बता दिया है? हीरो। हीरो है इस्लाम का। और क्या क्या है? गाजी है, गाजी है। और क्या है? सुल्तान है। और इसकी एक और उपाधि बुत शिकन। अगर कोई सी उपाधि समझ में ना आए तो उसको तोड़ के देख लो। बुत और शिकन। बुत का मतलब क्या होता है? मूर्तियां। अपने घर में मंदिर की जो मूर्तियां है ना, या किसी भी तरह की मूर्ति, उसको क्या बोलते हैं? बुत। शिकन मतलब तोड़ने वाला। तो इसको हीरो बताया कि हीरो ने मूर्तियां तोड़ी थी, हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ी थी, इसलिए इसको क्या बोलता? बुत शिकन। सोमनाथ में जाएगा, शिवलिंग को तोड़ेगा, दो टुकड़े कर देगा उसके,
तो इसलिए क्या बन गया, बूच चिकन बन गया, हीरो हीरो ऐसे करके, इनके लिए, अपने लिए नहीं। इसने किसी को नहीं छोड़ा, ये जहां जहां गए इसने कई सारे मंदिर भी तोड़े थे। भगवान बुद्ध की मूर्ति के बारे में स्पष्टता नहीं है। बामियान की मूर्तियां इन्होंने नहीं तोड़ी थी, वो तालिबान ने तोड़ी थी, है ना। बहरहाल यहां तक समझ में आया? कुछ भी डाउट है? आगे बढ़े, चलिए। उपाधियां समझ में आ गई बेटा? ये जो 2-3 उपाधियां ना, गाजी, बुद्ध चिकन, ये आपको आगे मिलेगी दूसरों के लिए, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, मूर्तियां तोड़ेंगे। अब इसके दरबारी देख लीजिए। दरबारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के हिसाब से। इसके दरबारी है, पहले दरबारी है अबू नस्म उतबी। इन्होंने लिखी है किताब ए यामिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी खासी किताब है। अबू नस्म उतबी की किताब का नाम है किताब ए यामिनी। दूसरे ये उतबी जी बैठे हुए हैं। ये कौन है? अबुल फजल बेहाकी। इन्होंने क्या लिखी है? तारीख है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन समझ गए कौन? और अलब्तगीन कौन थे? पहले संस्थापक, ठीक है। और सुबुक्तगीन किस वंश का संस्थापक है? यामिनी वंश। ऐसे ध्यान में रखना, यही क्वेश्चंस आएंगे। और इनके दरबारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दरबारी बहुत तगड़े रख रखे हैं इनने, बहुत विद्वान रख रखे हैं। एक दरबारी कौन हो गए? अबू नस्म उतबी, किताब यामिनी लिखी है उन्होंने। अबुल फजल बेहा की तारीख सुबुक्तगीन लिखी है। सुबुक्तगीन मतलब महमूद गजनबी के पिताजी के ऊपर। तारीख का मतलब क्या होता है? डेट। बेटा तारीख का मतलब इस्लाम में या फिर उर्दू भाषा में क्या होता है? फारसी में इतिहास। क्या होता है? बोलते नहीं है कि तेरी तारीख बदल दूंगा मैं, तू तारीख के पन्नों में समाया रह जाएगा। डायलॉग बाजी करते हैं ना, तो वो क्या बोल रहा है? तारीख के पन्नों में समाया रह जाएगा, कैलेंडर में समा जाएगा क्या? नहीं, तारीख में समाना मतलब तू इतिहास बन के रह जाएगा। ऐसे धमकी देना किसी को कि तारीख में समा जाएगा तो इसीलिए तो वो बुरा मानेगा नहीं, उसको अच्छा लगेगा कि यार तारीफ कर रही होगी। तारीख में आऊंगा मैं, पेपर में भी आऊंगा क्या? अपने मन में रख लेना, बोल कर चले जाना, वो सोचता रहेगा। ठीक है, दोनों समझ में आए? आगे बढ़िए। ये तिलक और सेवंत राय भारत के साथ में, जब भारत की तारीख को देखोगे, तारीख को पढ़ोगे मतलब भारत के को पढ़ोगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, भारत में हमेशा गद्दार रहे हैं। भारत को अगर किसी ने बिगाड़ा है तो किसने बिगाड़ा है? भारत के ही जयचंदों ने बिगाड़ा है, भारत के ही गद्दारों ने बिगाड़ा है। जयचंद भी कहाँ का था? भारत का ही था। और महाराणा प्रताप के साथ में जो लड़ा था विपक्ष में, मान सिंह, वो भी कहाँ का था? भारत का ही था। आपको अलग अलग लोग अलग अलग समय में नजर आएंगे जिन्होंने भारत के साथ में भेद करा है, हमेशा करा है, आज भी करते हैं। हमारे देश में रहकर वो कहीं ना कहीं आक्रमणकारियों का, विदेशी सत्ता का साथ देते हैं। वो आपको यहाँ पे भी दिखेंगे। मजे की बात है कि जो हिंदू सेनाएं हैं उसके अंदर एक भी मुसलमान नहीं है, नहीं मतलब नहीं। जबकि जो मुस्लिम सेनाएं हैं उन्होंने सेनापति बना रखा है तिलक और सेवंत राय को। ये दोनों हिंदू हैं। इसके अलावा भी 3 और सेनापति हैं जो क्या हैं? हिंदू हैं। और वो हिंदू काय के लिए जा रहे हैं? मंदिरों को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। सोचने की बात है, उनको लगा कि ये लोग योग्य हैं तो उन्होंने अपनी सेनाओं में भर्ती करा, सेना में भर्ती करा, उन्होंने अपनी योग्यता दिखाई तो उनको उच्च पद दिए। हमारे यहां तो जातियों से बाहर ही निकल पाए हम। एक जाति को ठेका दे रखा था कि वो हम सबकी तरफ से मरने का काम कौन करेगी? वही करेगी, क्षत्रिय जाति। सारे लड़ने का काम किनका था? क्षत्रियों का था। वो लड़ेंगे, मरेंगे, हार जाएंगे तो ठीक, मतलब जीत जाएंगे ठीक, हार जाएंगे तो अपन लोग हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं बाकी लोगों को तो आके मार लो। ऐसी स्थिति थी अपने यहाँ पे। अपने यहाँ पे कभी कोशिश नहीं करी इतनी कि बाकी लोगों को भी अधिकार दें कि बाकी लोग भी तो लड़ें। एक बड़ी जनसंख्या है ना, क्षत्रियों की जनसंख्या कितनी? 5-10% है ज्यादा से ज्यादा। बाकी 90% क्या कर रहे थे? मेरी बात समझ में आ रही है? वो लोग समझदारी दिखा रहे हैं, हिंदुओं को भी अपनी सेना में उच्च पद दे रहे हैं। ये दोनों कौन है? सैन्य अधिकारी हैं इनके, तिलक और सेवंत राय। प्रश्न बनता है कंपटीशन में कि ऐसे कौन 2 सेना नायक थे जो महमूद गजनबी की सेना में अधिकारी थे, जो हिंदू थे? तो क्या नाम है? तिलक और सेवंत राय। फिर अगला क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित, सैयद सलार मसूद गाजी।
इसकी दरगाह आपको मजार मिलेगी बहराइच में। बहराइच कहां है? उत्तर प्रदेश में। इसकी मजार को लेके बहुत झगड़े हैं। इसकी मजार में कहीं ना कहीं विवाद होता रहता है लगातार। उसका मैं आपको कारण बताता हूं। इसने यहां पे इस्लाम के प्रसार करने की बहुत कोशिश करी। महमूद गजनबी के साथ में आया था। मैंने बताया दरबारी पढ़ा रहा हूं आपको। दरबारी कौन? जो उसके साथ में रहते थे दरबार में। ये क्या करेगा? ये भारत में आएगा, इस्लाम के प्रसार की कोशिश करेगा, पर यहाँ के जो शासक है स्थानीय वो इनको मार देंगे। पर यहाँ के जो स्थानीय मुसलमान हैं वो इनकी क्या करेंगे? मजार बनाएंगे। कंपटीशन में ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। कंपटीशन प्रश्न पूछेंगे इनकी मजार पे पहली बार जाने वाले शासक का नाम क्या है? तो आप लोग बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। नाम सुना है? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। जब अपन मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे तो MBT ही कहेंगे। पर वो क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी मजार पर रेगुलर कौन जाता था? एक तो होता है जैसे तुम में से बहुत लोग जो, एक तो होता है कि रेगुलर कॉलेज आना, और एक होता है पहली बार कॉलेज आना। तुम लोग नेक्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में चले जाओगे लगभग सब। आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, आप थर्ड ईयर के, आप बाहर चले जाओगे। आप लोग जो सेकंड ईयर में हैं वो थर्ड ईयर में चले जाएंगे। मैं बोल रहा हूं एक तो रेगुलर कुछ लोग आएंगे, एक बोल रहा हूं जो फर्स्ट टाइम आया कॉलेज में, पहला कदम मैंने रखा था कॉलेज में, थर्ड ईयर में। दोनों में अंतर है। तो वो पूछे कि पहली बार इसकी मजार पे जाने वाला कौन है? सैयद सलार मसूद गाजी, बड़ा फेमस व्यक्तित्व है। अभी भी इसकी मजार को लेके काफी झगड़े चलते हैं। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, पहली बार जाने वाला। अगला प्रश्न है कि लगातार कौन जाता था? तो फिरोज शाह तुगलक। अरे रुक जाओ यार, फिरोज शाह तुगलक, FST आ गया भाई। फिरोज शाह तुगलक, इसने क्या करा? लगातार जाना चालू करा। आपको फिर इनके मजार पे मेला लगता है, आज भी लगता है। पर जब औरंगजेब था तो औरंगजेब ने मेला बंद करवा दिया था। अच्छा, आप लोगों को जब मैंने बताया कि उसने उपाधि बुश चिकन धारण करी है, समझ में आया ना? बुश चिकन मूर्तियां क्यों तोड़ रहा है वो? याद करो इस्लाम का उदय। इस्लाम के उदय में क्या बताया था? ईश्वर एक है। तो मूर्तियां बनाने का अधिकार किसको है? ईश्वर को है। अगर आप खुद से मूर्तियां बनाओगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको जिंदा करना पड़ेगा। आपके किसी फैमिली के हैं? ऐसा किसी और महाविद्यालय में पॉसिबल नहीं है, पता है? ये बस यही होता है। मतलब वो रहता है ना मछली बाजार, यहां की मछलियां अच्छी नहीं लगी, चले गए। अच्छी आदतें नहीं है, पर ठीक है, व्यवस्थाएं बनी हुई है। मतलब खुद सोचिए ना यार, ऐसा होता है कोई बाहरी आदमी आके देख के चला जाए। बहरहाल समझ में आया? दोनों चीज समझ में आई? क्वेश्चन बनेगा, मेरे को बताइए। सबसे पहले सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पे कौन गया? मजार पे तुगलक। और लगातार कौन गया? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कौन है? बेटा तुगलक। तुगलक, इनके दादाजी का नाम क्या है बताओ? गयासुद्दीन तुगलक। पढ़ेंगे अपन, तुगलकों को पढ़ेंगे। बहरहाल ये सब चीज समझ में आई? आगे बढ़े। पर अच्छा, आप लोगों ने इस्लाम का उदय अच्छे से पढ़ लिया तो आपको समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा थोड़ी काम क्यों चल रहे हैं। आक्रमण के उद्देश्य देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस उद्देश्य को लेके कई झगड़े हैं। आप लोग जब इतिहास को जो, अच्छा, आप लोगों में से इतिहास का गहराई से अध्ययन कौन करना चाहता है? मतलब जो अपना फ्यूचर इतिहास में ढूंढता हो। इतिहास में ढूंढता हो मतलब आगे के भविष्य में ढूंढता हो। मेरा इतिहास से मतलब है कि आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं रिसर्च करना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, ऐसा कुछ। हिस्ट्री में, हिस्ट्री एक। आप लोगों में से और कोई? 2, 3, 4? अरे यार, इतने सारे इतिहास कहां निकालेंगे हम? समझ रहे हो? आप लोग जब थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे गहराई से, अभी तो बच्चे हो बेटा, बेसिक सीख रहे हो, पर जब और गहराई से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसको लेके भयंकर डिबेट है, बहुत भयंकर डिबेट है। सिर्फ इतने से शब्द को लेके कि इसके आक्रमण का कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था। बड़े बड़े इतिहासकार इस चीज को कहते हैं कि इसके आक्रमण का उद्देश्य धन की लूट था। क्या था? धन की लूट था। ये जो धन है ना, धन था। और कई सारे इतिहासकार ये बोलते हैं कि धन नहीं, धर्म था। क्या था? धर्म था, धर्म था।
एक इसमें नाम नहीं लिखा हमने, हैविल महोदय हैं, हैविल महोदय, महोदय। ये भी क्या बोल रहे हैं कि धन को लूटने के लिए आया था, धर्म से इसका लेना देना कुछ भी नहीं था, इसको कैसा मतलब था धन से। कभी अगर आप यूपीएससी एमपीपीएससी की एग्जाम दें तो इसके तर्क दे सकते हैं। उसमें प्रश्न आएगा महमूद गजनबी क्या धन का लुटेरा था या कट्टर धर्मावलंबी था, तो आप लोग उसको बताएंगे एग्जाम्पल्स दे देके। दोनों तरफ के तर्क में बताता हूं आपको। मैं कौन हूं? तो मैं जज नहीं हूं। जज कौन है? आप लोग हैं। आप लोग तय करना अपने हिसाब से। मैं कौन हूं? मैं वकील हूं। दोनों तरफ के तर्क आपके सामने रखूंगा, अंत में तय आप करना। मैंने आप लोगों को बताया इसने कितनी बार आक्रमण करा है भारत पे? 17 बार। अपने को कैसे पता चला? रत्नेश्वर को सपना आता है रोज, रत्नेश्वर सपना आके अगले दिन पढ़ा देते हैं। ऐसा होता है क्या? रिसर्च होती है, इतिहासकार बताते हैं। ऐसा पहला इतिहासकार जिसने बताया कि 17 बार आक्रमण करा, उसका नाम क्या था? इलियड। इलियड नहीं, वो इलियड है ना, कोई बात नहीं। क्या नाम है? इलियड नहीं, इलियड। इलियड ने पहली बार बताया कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण करा है? 17 बार आक्रमण करा है। एक इसके ही साथ के एक इतिहासकार हैं, या इसी के साथ में आया हुआ व्यक्ति है मोहम्मद जाफर। नहीं, ये बात का इतिहासकार है मोहम्मद जाफर। ये क्या बोल रहा है कि मेन इसका उद्देश्य क्या था? धन। इसको धर्म से कोई लेना देना था ही नहीं। इसको पता था कि भारत में अपार धन छुपा हुआ है। इसके पहले वालों ने लूटने की कोशिश करी है। भारत क्या है? सोने की चिड़िया है, उसको लूटा जा सकता है। वहां के शासक कमजोर हैं, आपस में बटे हुए हैं, वो लोग जाति के नाम पे बटे हुए हैं, जैसे आज बटे हुए। ऐसे में उसका आकर्षण तो आएगा ना। अरे मेरे को पता है कि पड़ोसी घर में आपस में कलह है, अपार धन पड़ा हुआ है, लेने वाला कोई भी नहीं है, तो मेरी तो इच्छा होगी ना। और लूटपाट का माहौल हो तो क्यों इच्छा नहीं होगी? मैं लूट सकता हूं तो क्यों ना लूटूं? सही बात है ना। अपन लोग का जमाना अगर युद्ध का होता, अपन सब एक साइड हो जाते। अपने को पता पड़ोस वाली क्लास में बहुत धनी धन है, ये वाली इधर है ना पड़ोस वाली क्लास, पर ये वाली क्लास तो खुली हुई है, पास वाली क्लास बंद रहती है, उसमें बहुत सारा धन है। हमको रोकने वाला कोई है? आज तक कोई रोक पाया? इतिहास गवाह है, यहाँ की तारीख गवाह है इस कॉलेज। क्या है? तोड़ना ही तो है उसका दरवाजा। तोड़ेंगे, धन लूट लेंगे। और उस समय कौन सा है? ये वाला नहीं बेटा, ये इस समय अच्छी बात नहीं होती है। वो समय जब युद्ध का दौर था। करेंगे ना, ये भी यही करना चाहता है। जब इसको पता है अपार धन है, रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो मोहम्मद जाफर बोल रहे हैं कि इसका उद्देश्य धन की लूट है। हैविल महोदय ने तो इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया कि अगर सोमनाथ जितना धन इसको जो खलीफा है उसके यहां मिलता, अब्बासी खलीफाओं के यहां, तो ये अब्बासी खलीफा को भी लूट लेता। इतना बोल रहे हैं हैविल महोदय। खलीफा समझ गए? धार्मिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख, जिसने सुल्तान की उपाधि दी है, अगर इसको पता चलता कि धन वहां पर भी है तो उसको भी लूट लेता। हैविल महोदय बोलते हैं। पर उतबी कौन है? दरबारी इतिहासकार। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जिहाद था। झूठ बोल रहे हैं आसपास वाले। असलियत में इसका उद्देश्य क्या था? जिहाद था। बहरहाल हम और किसी को भूल गए शायद। उद्देश्य से पहले आपने सैयद सलार मसूद गाजी दरगाह, एक और इसके वो हैं, क्या बोलते हैं, फिरदौसी। एक और आप पहले वो थोड़ा सा पार्ट को रोक लीजिए, उसके आक्रमण के उद्देश्यों को। एक और इसके दरबारी लिखिए, फिरदौसी। क्या दरबारी लिखेंगे? फिरदौसी। इंपॉर्टेंट है फिरदौसी। और इसकी पुस्तक का नाम है शाहनामा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। शाहनामा एक खूबसूरत सी पुस्तक लिखी, एक छोटी सी कहानी है फिरदौसी की। मान लीजिए आप में से कोई फिरदौसी है। मैं कौन हूं? महमूद, बोलिए बेटा। महमूद गजनबी आपके सामने खड़ा हुआ है, मूंछों को तानते हुए। और आप कौन है? फिरदौसी हैं। मेरे को पता है कि बहुत विद्वान हैं, अच्छी अच्छी तारीख लिखना जानते हैं, इतिहास लिखना जानते हैं। मेरी भी तो इच्छा होगी कि रत्नेश्वर का इतिहास लिखा जाए। आप लोगों का बस आप खुद का इतिहास नहीं लिखवाना चाहोगे? और एक दरबारी है तो दरबारी का भी बुरा इतिहास लिखेगा? नहीं। पर मेरे को पता है कि आप लोग बहुत अच्छा इतिहास लिख सकते हो। महमूद गजनबी को पता था कि फिरदौसी से अच्छा इतिहास कोई लिख नहीं सकता। तो महमूद गजनबी फिरदौसी को कहेगा कि आप मेरा इतिहास लिखिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोला मैंने? बीच वाली
क्या बोला मैंने? हाँ, आप खड़े होइए। हाँ बताइए। हाँ आप ही। हाँ, तो आप आगे आके बैठिए, आपको अब समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वहां आगे आके बैठ जाओ, इसमें सोचने जैसी क्या बात है? और इतने समय मतलब आप बैठ के करते क्या, अगर आपको समझ वो दिखाई नहीं दे रहा है तो? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने मेरी बात समझे नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ना आपको है तो आपको ये चीज समझनी चाहिए ना, कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे को खुद को आगे आना चाहिए। नुकसान किसका है, मेरा ही कि आपका है? फिर यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो फिर? ऐसे समझने का मतलब, जब दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, जगह नहीं होती तो अपन सोचते भी सी, आराम जगह, आप आराम से आगे आगे बैठो, यहाँ बैठ जाओ, तो आगे आओ भाई। इंतजार किसका कर रहे हो? आप लोगों को नजर आ रहा है? कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछना, अदरवाइज मैं आपसे पूछ लूंगा। इसके पहले आप लोग मेरे से पूछ लेना। मैंने क्या बताया कि हमने बाकी दरबारियों को पढ़ा, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट दरबारी है जिसका नाम क्या है? फिरदौसी। फिरदौसी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? शाहनामा। शाहनामा, फिरदौसी की बुक का नाम क्या है? शाहनामा। मैं बोल रहा हूं फिरदौसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दरबारी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बाद में आप देखेंगे कि इसी की तर्ज पर बहमन शासक बहमन नामा लिखवाएंगे। ये लोक लगा क्या यार? बाद में इसी की तर्ज पर बहमन नामा लिखा जाएगा, इसी के तर्ज पर कश्मीरी शासक अपना नामा लिखवाएंगे, मतलब अपना इतिहास लिखवाएंगे। समझ पा रहे हैं? सिर्फ इसी की तर्ज पर, मतलब इसकी देखा देख पहली पुस्तक थी ये, किसी शासक के बारे में इस तरीके से लिखना। तो क्या होगा, महमूद गजनबी को पता है कि बड़ा विद्वान है, बहुत अच्छे से लिख लेता है। महमूद गजनबी फिरदौसी को बोलेगा कि मेरे को बुक लिखो ना प्लीज। फिरदौसी बोलेगा ठीक है शासक, आपकी इच्छा है तो क्यों नहीं लिखूंगा। तो महमूद गजनबी बोलेगा ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूं, जैसे ही आप लिख के पूरी करोगे बुक, मैं आपको क्या दूंगा? 60,000 मुद्रा दूंगा। क्या दूंगा? 60,000 मुद्रा। कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि 60,000 मुद्रा का मतलब क्या होता है? 60,000 सोने के सिक्के। अंडरस्टैंडिंग थी आपस में, यहां बताने की जरूरत नहीं थी कि स्वर्ण मुद्रा दूंगा, अंडरस्टैंडिंग थी। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं तुमको, मेरे बैंक के अंदर लगभग 2,000 पैसे पड़े हुए हैं, तो तुमको पता है कि 2,000 पैसे मतलब 2,000 रुपए बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग है। 2,000 पैसे नहीं बोल रहा है, वो पैसे वाला पैसा नहीं है। पैसा मतलब इतना पैसा पड़ा हुआ है, मतलब रुपए पड़े हुए हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम लोग समझते हो ना। इस समय समझते थे कि 60,000 मुद्रा का मतलब है 60,000 सोने के सिक्के। फिरदौसी घर जाएगा, कई साल लगा देगा, कई साल एक बुक लिखने में। कौन सी बुक? शाहनामा। कई साल बाद बुक लिखेगा, बड़ी अच्छी बुक लिखेगा, लगभग 5 या शायद 8 के करीब साल लगाएगा सिर्फ बुक लिखने के लिए। बुक लिख के लेके आएगा महमूद गजनबी के पास में कि ये आपने बोला था ना, आपका इतिहास, ऐसा इतिहास लिखूं जैसे दुनिया में कभी इसके पहले लिखा ना गया हो, तो ये बुक गिफ्ट करता हूं आपको। महमूद गजनबी फूले नहीं समाएगा, बोलेगा इतनी खूबसूरत ये मैं हूं क्या? मेरे ऊपर है। देख के खुश, दरबारी पढ़ के खुश कि अरे यार ये क्या कर दिया, क्या सुंदर लिखा है, बड़ी अच्छी। महमूद गजनबी बहुत खुश हुआ, उसने बोला कि कितने रुपए देने हैं इसको? 60,000 मुद्रा देनी है। तो जैसे ही महमूद गजनबी उसके जो मंत्री है उसको बोलेगा, वित्त मंत्री को, कि जाओ 60,000 मुद्रा ले आओ, तो वित्त मंत्री धीरे से कान में बोलेगा महमूद गजनबी के कि आपने 60,000 मुद्रा की बोला था, सोने या चांदी का तो बताया ही नहीं आपने। एक सोने के सिक्के और एक चांदी के सिक्के में कितना अंतर आ जाएगा? जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा कीमत में। तो महमूद गजनबी का वित्त मंत्री बोल रहा है कान में आके महमूद गजनबी के कि चांदी के दे दो ना, सोने के क्यों देना? आपने मुंह से थोड़ी बोला था कि सोने की मुद्रा दूंगा, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, पर आपको देने की जरूरत ही नहीं, आप दो चांदी के। महमूद गजनबी के दिमाग में भी क्या आ जाएगी? लालच आ जाएगी। वो बोलेगा बात तो समझदारी करता है यार, बुक तो मिल गई है, क्या दे देता हूं? चांदी के दे देता हूं। तो जैसे ही चांदी के सिक्के आएंगे 60,000, ये जो फिरदौसी उसके आंखों में आंसू भरा जाएंगे, आंसू भराएंगे। वो बोलेगा
महमूद गजनबी सुल्तान, ये जो 60,000 सिक्के वो भी आप ही रख लो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है, मैंने खुशी से लिखा, ये भी आप रख लो बुक, ये 60,000 सिक्के भी आप रख लो, मैं मेरे घर जा रहा हूं। दुखी होके चला जाएगा घर पे। बाद में लिखेगा ये फिरदौसी किसके बारे में? महमूद गजनबी के बारे में, कि महमूद गजनबी बहुत नीच कुल का आदमी है। लिख नहीं रहा, क्यों नहीं लिखता? तो उसने क्या लिखा है? महमूद गजनबी बहुत नीच कुल का आदमी है, बहुत नीच है और ऐसी हरकतें करता है, ये सब लिखा उसने बाद में। महमूद गजनबी को बाद में एहसास होगा कि यार अपन इतने बड़े आदमी हैं, ऐसे कैसे धोखा कर दिया इसके साथ में। तो महमूद गजनबी 60,000 सोने के सिक्के देने के लिए फिरदौसी के घर पे जाएगा, स्वर्ण सिक्के लेके, पर तब तक फिरदौसी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। और जब ये सिक्के देगा उसकी पत्नी को, तो पत्नी मना कर दी कि जीती जीत तू सम्मान कर नहीं पाया, मरने के बाद में क्या करें इन सिक्कों का, ये भी ले जा। तो बहरहाल अपने को ध्यान में होना चाहिए, फिरदौसी ने क्या लिखी है? शाहनामा। किस पे लिखी है? महमूद गजनबी पे। फिरदौसी ने बाद में किसकी बुराई करी है? महमूद गजनबी की। कहानी आपको पता है तो भूलोगे नहीं। बहरहाल आगे बढ़े, फिरदौसी याद रहेगा। अपन क्या पढ़ रहे थे? आक्रमण के उद्देश्य। आक्रमण के उद्देश्यों में मैंने बता दिया कि लीड महोदय ने 17 बार आक्रमण की बात करी है, मोहम्मद जाफर ने धन की बात करी थी, उद्बी ने क्या बोला है कि जिहाद था, और अपन ने एक और बताए थे, क्या नाम था उनका? इलियड महोदय, इलियड नहीं, हेविल महोदय। हेविल महोदय ने क्या बोला था कि अगर इसको मौका मिलता तो ये किसको भी लूट लेता? खलीफा को भी लूट लेता। यहां तक बेटा समझ में आया? इसके अलावा भी कुछ कारण थे, हाथी, यश, धर्म। जैसे जैसे मैं इसका आक्रमण बताऊंगा, आखिरी में आपको तय करना है कि धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट था, धन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़े। इसका पहला आक्रमण और सर्वाधिक आक्रमण किस पे हुए हैं? क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा आक्रमण किस पे हुए? हिंदू शाही राजवंश पे। देखो बेटा, ये इसका क्षेत्र है महमूद गजनबी का, इसके सबसे ज्यादा करीब क्या पड़ता है? हिंदू शाही राजवंश। ये हिंदू शाही राजवंश है। पहले इसकी राजधानी क्या थी? काबुल। बाद में इसकी राजधानी क्या पड़ी? उद्भांडपुर। उद्भांडपुर। इसी का एक और नाम भी है, उद्भांडपुर का एक और नाम भी है, बेहिंद भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मतलब इसकी राजधानी है बेहिंद या उद्भांडपुर, बेहिंद या उद्भांडपुर। और इसके शासक का नाम क्या है? जयपाल। कहां रह गया भाई? ये जयपाल है, ये लिख रखा है राजा जयपाल। बहरहाल समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? अगर तुमको लड़ना होगा तो सबसे पहले पड़ोसी से लड़ोगे ना, उसके आगे से आगे कैसे निकल जाओगे? पहले पड़ोसी गली में से तो घुसना पड़ेगा। ये पूरा साम्राज्य है किनका? हिंदू शाही राजवंश का। मेन जो हिंदू कुश की जो पहाड़ियां है ना, ये बहुत ज्यादा अति बता दिया है। हिंदू शाही राजवंश का शासन कहां पे? यहां पे कुछ था। ये किसका शासन है? महमूद गजनबी का। ये महमूद गजनबी का शासन है, हिंदू शाही राजवंश का शासक है। इसकी राजधानी क्या है? उद्भांडपुर या बेहिंद। इतना ध्यान में रहे, कंपटीशन की एग्जाम क्वेश्चन आएगा, हिंदू शाही राजवंश की क्या राजधानी थी, तो आप लोग क्या बताएंगे? उद्भांडपुर या बेहिंद। अब आक्रमण का तरीका देखिए। महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करना चाहता है। आदि इतिहासकार क्या किस लिए बोल रहे हैं? धन के लिए। आदि इतिहासकार किस लिए बोल रहे हैं? कि धर्म के लिए। ये शुरुआत में पहला आक्रमण करेगा 1000 में, 1000 ईस्वी में। काय पे? हिंदू शाही राजवंश पे। पहला आक्रमण उसकी बॉर्डर पे जाके करेगा। ये किस लिए पहला आक्रमण बॉर्डर पे जाके कर रहा है? कि सीधे सीधे अगर आक्रमण किया जाए तो युद्ध गंभीर छिड़ेगा, हो सकता है कि ये भी हार जाए। और पहला आक्रमण सताने के लिए, परेशान करने के लिए, चेक करने के लिए होता है कि सामने वाले में कितनी ताकत है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है भारत और पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान ने भारत पर शुरुआती आतंकी हमले करे थे, तब अगर हम अच्छा खासा जवाब दे देते ना उनको, ऐसा तगड़ा जवाब की याद रखते वो लोग, तो बाद में शायद आतंकी हमले वो नहीं करते। जब भारत को उन्होंने देखा कि यार ये तो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी सेना लेके बैठे हुए हैं, आक्रमण का ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो लगातार क्या करता है? आक्रमण करता है। समझ में आ रही है बात को मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको किसी को
मारना हो, उसकी ताकत आजमानी हो, सीधे जाके मारपीट चालू करोगे क्या? शुरुआत में उसको 2-3 गाली देके देखो, अपशब्द बोलोगे उसको, वो तब भी चुपचाप है, अरे मत करना, अरे मत बोलना है यार, ऐसे क्यों बोल रहा है तू, गाली के उधर। फिर तुम्हारा मन में आएगा 2 दे लेते हैं, क्या कर लेगा? और अगर उसने वहीं डांट दिया, कैसे बात कर रहा है रे, अपने अरे यार मार देता हूं। समझ में आई बात? आप लोग भी जब बात करते हैं दूसरी तरीके से जोड़ के देखते हैं। जब लड़का लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं ना बेटा, कोई भी दोस्त है तुम्हारा, किसी नंबर लिए, कोई क्लासमेट है, शुरुआत में किसी की हिम्मत नहीं होती उल्टी बात करने की किसी भी लड़की से। शुरुआत में वो आपसे नॉर्मल मजाक करेगा, मजाक करते 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 वो इस तरीके की बातें करना चालू करेगा जो अच्छी नहीं होती। ऐसे रील्स भेज देगा, बोलेगा कि यार ये तो कॉमेडी रील्स थी। अगर आपने उस समय नहीं रोका, फिर वो जो मन की चाहेगा वो करेगा, उल्टी सीधी बात है। वहीं रोक दो तो ठीक है। जब इसने हिंदूशाही राजवंश पे आक्रमण करा तो इसको पता चल गया इतनी ताकतवर लोग नहीं हैं, अपन अंदर भी घुस सकते हैं। तो फिर अगले साल 1001 में फिर से आक्रमण करेगा। ये यहाँ का शासक है, नाम क्या है? जयपाल। जयपाल ब्राह्मण शासक है, युद्ध लड़ेगा, शायद क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय शासक है, युद्ध करेगा, वीरता दिखाएगा, लड़ेगा। महमूद गजनबी इसको क्या कर लेगा? किडनैप कर लेगा। जयपाल को क्या कर लिया? किडनैप कर लिया। अब तुम लोग मेरे को किडनैप कर लोगे, कर लिया, रत्नेश्वर को तुमने किडनैप कर लिया। अभी हाल गेट लगाया इसने और बोल दिया कि आज सर आप किडनैप हो। अब तुम किडनैप करके करोगे क्या बेटा मेरा? कुछ नहीं, क्या देखोगे कि सर अच्छा बांध के रख रखा है, कैसा लग रहा है आपको, बस आई क्या आपकी, देखो 2 बज रही, बस भी आ गई हो तो भी हाँ जा ही नहीं सकते। उद्देश्य क्या होता है किडनैपिंग का? पैसे ना। तो जयपाल को किडनैप करा, इसके घर वालों को फोन लगाया, बोले कि तुम्हारा पति हमारे पास में है, तुम्हारा राजा हमारे पास में है, इतने रुपए, इतने हाथी घोड़े ये सब चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, इनको मार देंगे। अब ये क्षत्रिय राजा है, राजा डर नहीं रहा है। राजा बोले कि आज मार दो, हमारे लिए क्या गर्दन की कोई कीमत होती है कि नाक की कीमत होती है वो। पर घर वाले कभी इन सब चीजों को मानते हैं क्या? मैं तुम्हारे सामने बोल दूं कि हाँ क्या कर लोगे, स्टूडेंट हो मेरे, मारोगे क्या मेरे को, मार लो, पाप तुमको लगेगा, सब बातें कर लूंगा। पर जब तुम मेरे घर वालों को फोन लगा बोलोगे कि इसकी आवाज सुननी है क्या सर की, मेरे घर वाले तो घबराएंगे ना, बोले कि जितने पैसे चाहिए ले लो, करेंगे ना। बेटा मन में विचार मत लाना, एक एग्जाम्पल देता हूं, ऐसा नहीं करना, अच्छी बात नहीं है बेटा, गंदी बात होती है। बहरहाल समझ पा रहे हैं? तो जब जयपाल के घर पे बात पहुंची, पत्नी दुखी होगी, माँ दुखी होगी, बोले जो देना हो दे, मेरा बेटा लेके आओ, हमारा राजा लेके आओ। तो जयपाल के क्या करेंगे? जयपाल की फिरौती की रकम दे देंगे, जयपाल को वापस लेके आएंगे। जब जयपाल वापस आएगा तो उसको कैसा लगेगा? आसपास वाले बोलेंगे कि ये इतने रुपए देने पड़े थे इसके लिए, ये राजा है, ये क्षत्रिय है, इससे तो खुद मर जाता वहां पे, क्या इज्जत है इसकी। आसपास वाले पता करते हैं ना, तो ये क्या करेंगे, इनको बुरा लगेगा। खुद के क्षत्रिय पे वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया ना कि वीर गति प्राप्त करना, मरना अच्छा है, पर ऐसे किडनैप हो जाना फिर पैसा दे के आना अच्छी बात। ये क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। क्या करेंगे? आत्महत्या। ये क्वेश्चन बार बार आया है कि ऐसा कौन सा हिंदूशाही राजवंश का शासक था जिसने क्या करी थी? आप लोग बताएंगे कौन थे? जयपाल। जयपाल अपने तो दोस्त थे जयपाल, देख अरे बेटा, जयपाल क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। ध्यान में रखो, ये जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरी कहानी अपने ध्यान में आ रही है। फिर लगातार ये आसपास में आक्रमण करेगा, लाहौर, मुल्तान। जयपाल का एक नाती है, वो बाद में क्या बन जाएगा? मुसलमान बन जाएगा। फिर जैसे ही आक्रमण करने के लिए आगे जाएगा महमूद गजनबी, तो फिर से हिंदू बन जाएगा, बोलेगा मैं तो नहीं छोड़ रहा धर्म। फिर वापस महमूद गजनबी उस पर आक्रमण करने के लिए आएगा। ऐसे कई सारे आक्रमण होंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नागरकोट का अभियान। नागरकोट कहां पे है? नागरकोट में क्या है? सॉरी, ज्वाला देवी का मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है, ज्वाला माता का मंदिर। आज भी आप जाएंगे, शायद उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में है, बहुत खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है। क्या? सॉरी,
हरियाणा में है। हाँ तो देख लेना है ना, हरियाणा में है, मतलब उत्तर भारत के क्षेत्र में है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, उत्तराखंड, हरियाणा में है, कंफर्म? हाँ ठीक है। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहां की रेजिमेंट भी बोलती है ज्वाला माता की जय इन्हीं के नाम पे। यहाँ पे महमूद गजनबी जब आक्रमण करेगा, फिर मैं बता रहा हूं वहां पे क्या फिरौती मांगी है, यहाँ पे क्या करेगा, ज्वाला माता के मंदिर में जो मूर्ति है उसके टुकड़े टुकड़े करेगा, उस टुकड़ों को, आधे टुकड़ों को तो क्या करेगा, फिकवाएगा वो मंदिर के सामने गौ मांस के साथ में, और बाकी टुकड़ों क्या करेगा, गौ मांस के साथ में तुलवाएगा कि ये देखो तुम्हारी माँ, एक माँ इधर दूसरी माँ इधर, ये देखो बराबर से तोल के बता रहा हूं, उतना को गायों को काट काट के अंदर डलवा देगा मंदिर में। अब फिर सोचने की बात है, उसका उद्देश्य धर्म था या धन था? क्योंकि अगर सिर्फ धन लूटना होगा तो धन लूटो घर जाओ। ये तोड़ा फोड़ी वाली बातें हैं, मंदिर तोड़ना, मूर्तियां तोड़ना, फिर अपमान करना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है धर्म तो था। तय आपको करना है, मैं तो बस बता रहा हूं। बहरहाल आगे बढ़े। ये आपके सामने ज्वाला देवी का मंदिर है, ये आक्रमणकारियों ने जला दिया, ये लूटपाट कर रहे हैं और ये पूरा जलता हुआ मंदिर है। ये इसके सामने गाय के टुकड़े काट के अंदर डलवाए और तराजू में तोल के बताए कि तुम्हारी माँ है और ये तुम, मतलब गाय। ऐसे आगे बढ़े। ये ज्वाल, फिर थानेश्वर में चक्र स्वामी का मंदिर है, चक्र स्वामी का मंदिर, उस मंदिर के साथ में भी यही करेगा, जितनी मूर्तियां सब भग्न कर देगा, उसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, वहीं फिकवाएंगे, कुछ टुकड़े अपने साथ में लेके जाएंगे। वो लेके किस लिए जाएंगे, कि कोई सी मस्जिद बने तो उस मस्जिद की जो सीढ़ियां रहे चढ़ने के लिए ऊपर, उन सीढ़ियों में चुनवा दें, ताकि जो भी मुसलमान ऊपर नमाज पढ़ने के लिए जाए वो पैरों तले उसको रोनता हुआ जाए। ऐसी स्थिति थी। आगे बढ़े। लगभग सन 1015 तक यह सब चलता रहा। 1015 में त्रिलोचन पाल, 1015 में त्रिलोचन पाल संघ बनाएगा राजपूतों का। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे ना, ये लगातार आक्रमण कर रहा है, बाकी हिंदू राजा क्या कर रहे हैं, हाथ पाथ धरे बैठे हुए हैं? क्या उनको समझ में नहीं आता? क्या वो सब अंधे हैं कि उनकी, अरे ज्वाला देवी क्या मेरी देवी नहीं है क्या? क्या मैं मध्य प्रदेश का हूं, ज्वाला माता हरियाणा में है, तो क्या वो मेरी माता नहीं है क्या? एक हिंदू होने के नाते तो मेरा धर्म है कि उसकी रक्षा करना, सिर्फ उनका ही ठेका थोड़ी है कि मेरी रक्षा करे। सीधी सी बात थी। बाकी राजपूतों को भी कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई, क्या हमारा धर्म है, आज नहीं तो कल ना कल हमारा भी नंबर आना है। जब हिंदूशाही राजवंश पे आक्रमण हुआ था, तब वहीं का परिवार का एक सदस्य जिसका नाम क्या है, त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल भगकर आ गया था बाकी हिंदू राजाओं के यहां शरण लेने के लिए। तो इन लोगों ने संघ बनाया, बाकी हिंदू राजाओं में गुहिल, चौहान, चंदेल शासक, अलग अलग प्रतिहार, ऐसे करके बड़ी सारी क्षत्रिय सेना इकट्ठी हुई। किस लिए इकट्ठी हुई? मुस्लिम सेना का प्रतिकार करने के लिए संघ बना। संघ का मतलब क्या है? कई लोग इकट्ठे हुए। और संघ किनका है? क्षत्रिय सेना का संघ है। लड़ना किससे? महमूद गजनवी से। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? मंदिर तोड़े, अब काय पे आक्रमण करने के लिए त्रिलोचन पाल और बाकी क्षत्रिय सैनिकों ने, मतलब राजाओं ने एक संघ बनाया है। और किसके प्रतिकार करने के लिए? महमूद गजनवी का प्रतिकार करने के लिए ये अलग अलग सेनाएं आई है। क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या लगता है? इतने सारे संघ में इतने सारे मतलब इतने सारे राज्यों ने सहयोग करा है, और दूसरी तरफ कौन है? गजनवी। कौन जीतेगा? कौन कौन है गजनवी जीतने वाले? हाथ खड़े करो। 1 2 3 3 लोग बोल रहे गजनवी जीतेगा। बाकी लोग कौन जीतेगा? ये संघ जीत जाएगा? हाथ खड़े करो जो लोग ये बोल रहे हैं ये संघ जीतेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। समझते हैं क्या है कि क्षत्रिय मरने से नहीं डरते। युद्ध में शायद उनके जैसा वीर धरती पे कोई हो, पर एक बात बहुत अच्छी बोली थी, आप चाहे कितना ही बुरा समझ लो बाबर को, पर बाबर ने बाबरनामा एक पुस्तक लिखी है। अब मैं भी बहुत गाली देता हूं, मैं भी कोई बहुत महान नहीं मानता हूं उसको। बाबर एक आक्रमणकारी के रूप में बहुत बुरा है, पर व्यक्तिगत रूप से देखोगे तो एक बहुत महान शासक है। उसकी बातें बहुत गहरी है, कभी पकड़ोगे तो। उसका बेटा अगर पकड़ लेता शायद उसको भागना ना पड़ता। बाबर ने बाबरनामा में बहुत अच्छा लिखा है राजपूतों के बारे में,
कि राजपूतों को मरना आता है, लड़ना नहीं आता। बहुत गहरी बात है, क्योंकि लड़ने के लिए भगना पड़ता है, वो भगना जानते ही नहीं थे। आप कमजोर हो तो भगना पड़ता है, वापस ताकतवर होकर फिर लड़ने के लिए आना पड़ता है। वहां ये कहीं ना कहीं कमी थी। दूसरी कमी थी, मैंने आप लोगों को इतने सारे शासक बताए हैं, इन्होंने अपनी अपनी सेनाएं भेजी है, अपनी अपनी सेनाओं में अपने अपने कमांडर भेज रखे हैं इन्होंने। तो जैसे इनका एक कमांडर मारा जाता, पूरी पूरी सेना भग जाती। पूरी सेना तो यही बोल रही है ना कि हम किसके लिए आए हैं। चंदेल बोलेंगे कि हम तो चंदेल राजा के लिए आए हैं। चंदेल राजा का सेनापति मरा, इसका सीधा सीधा मंदिर है, हमको लड़ने से मतलब ही नहीं है, हमारी लड़ाई थोड़ी है, हम तो चंदेलों की तरफ से आए थे। फिर दूसरी चीज, इनमें सहयोग नाम की चीज ही नहीं आपस में। ये कहीं ना कहीं आपस में भी लड़ते होंगे। एक सेनापति रहे तो सहयोग जैसी बात रहे, एक सेनापति है ही नहीं, सबके अपने अपने सेनापति हैं। वो अलग लड़ रहा है, ये अलग लड़ रहा है। एक जगह तो बहुत सारे लोग इकट्ठे लड़ रहे हैं, वहां दूसरी जगह कोई है ही नहीं लड़ने वाला। फिर एक और चीज भी है, जब इनसे सैनिक मंगवाए तो इनके दिमाग में क्या आएगा कि इतने सारे लोग हैं, बाकी लोग तो अच्छे अच्छे भेजेंगे ही सही, अपन अपने अच्छे अच्छे सैनिक क्यों भेजे। सीधी सी बात है ना, मन में तो आएगा। मैं आप लोगों से सबसे मांगू कि अपन सब हैं, अपने कहीं चलना है युद्ध के लिए, आप अपनी अपनी सेनाएं लेके आना। तो आप लोग ये सोचोगे इसे कि वैसे भी जीत ही जाएंगे, बाकी लोग अपनी अपनी अच्छी सेना भेजेंगे इसी, अपन इतने सारे भी हैं, अपन अपनी अच्छी सेना बर्बाद क्यों करें। तो कहीं ना कहीं किसानों को भेज दिया लड़ने के लिए, जो दूसरे लोग थे घोड़ों की जगह खच्चरों को भेज दिया कि लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे। महमूद गजनबी की सेना में एक ही सेनापति है जो निर्देश दे रहा है, बहुत फर्क पड़ा। ये लोग क्या हुए, हार गए। इतनी बड़ी सी सेना क्या हो गई, सामूहिक हार गई। बात आ रही समझ में, कितनी फूट थी हमारे बीच में। महमूद गजनबी के साथ में एक और इतिहासकार आएगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है दरबारियों में, वो भी लिखना रह गया। उसका नाम है, जो किताब हिंद लिखेगा, क्या नाम है उसका, क्या, अल-बरूनी, बहुत इंपॉर्टेंट। अल-बरूनी लिखेगा कि हिंदू शासकों में एकता का अभाव है, एकता जैसी कुछ है ही नहीं। देखिए आपके सामने है, पूरी सेना हार गई, पूरा संघ हार गया। आगे बढ़े। ये 50 नहीं होना चाहिए, ये 16 होना चाहिए, कहीं ना कहीं 16 के करीब है। भाई ये कितना है, 1016 के करीब कश्मीर पे आक्रमण करेगा। कश्मीर पे आक्रमण ऐसा आक्रमण है महमूद गजनबी का जो कुल मिला के असफल कह सकते हैं, असफल रहा। इसलिए नहीं कि वो महमूद गजनबी ने वहां के शासक ने महमूद गजनबी को हराया, बल्कि इसलिए कि वहां कश्मीर में क्या होने लग गई, ठंड ज्यादा पड़ने लग गई, और महमूद गजनबी उसकी सेना इतना ठंड सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने रिट्रीट कर दिया। वो बोले कि अब लड़ना ही नहीं अपन, तो वापस आ जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आक्रमण है, 1018, वेरी वेरी मोस्ट IMP, बहुत IMP है। 1018 में ही कन्नौज में इसके साथ में कौन आएगा, अल-बरूनी आएगा भारत में। कन्नौज ऐसा क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं उत्तर भारत का गढ़ था। जब आप त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कन्नौज ऐसी जगह जहां के लिए 3 राजा इकट्ठे लड़ रहे हैं। इस कन्नौज पर आक्रमण के लिए जब महमूद गजनबी आक्रमण करेगा तो यहाँ का जो शासक है, कन्नौज का शासक राजपाल, वो क्या करेगा, भाग जाएगा। कन्नौज का राजा क्या हुआ, भाग गया। क्षत्रियों में भागना अलाउ है क्या, नहीं है। तो एक और शासक है चंदेल, विद्याधर, उसका क्या नाम है, विद्याधर। ये कहां का शासक है, चंदेल, जो कहीं ना कहीं MP UP की जो बॉर्डर है ना, वहां का महोबा और कौन कौन सी जगह है, छतरपुर, हाँ मतलब ये जो क्षेत्र है ना, रीवा पन्ना नहीं, MP UP बॉर्डर वाला क्षेत्र, रीवा पन्ना वाला, और कहीं ना कहीं छतरपुर वाला, ललित, हाँ वो वाला ही। अब मत बताना है कि खेल बन जाता तुम्हारे लिए ना, समझ गए ना। चंदेल यहाँ का शासक है। जैसे इसको पता चला कि एक राजपूत राजा है, क्षत्रिय राजा है, कन्नौज का राजपाल, वो भाग गया है, तो ये क्या करेगा, महमूद गजनबी से तो बाद में लड़ेगा, सबसे पहले किसकी गर्दन काट देगा, राजपाल की। बोलेगा तू कायर,
तो हमारी पूरी जाति पे कलंक लगाएगा, इस कलंक को मैं मिटाता हूं और तेरी गर्दन काट देता हूं, क्योंकि तेरे को शर्म नहीं आई, हमसे हेल्प मांग लेता, तू भगा क्यों? समझ रहे हो? तो इसलिए राजपाल की हत्या कौन कर देगा? चंदेल शासक विद्याधर। कहीं ना कहीं विद्याधर का भागना, भय महमूद गजनवी के लिए अच्छा था क्या? था? अगर मैं आऊं, हाँ सॉरी, राजपाल का भागना महमूद गजनवी के लिए अच्छा था क्या? था? अच्छा था ना। मतलब मैं आऊं और तुम में से एक आध डर के भाग जाए तो बाकी लोगों में भय हो जाएगा ना, तो अरे सर कितने भयंकर होंगे, लोग कांपने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा। समझ रहे हैं आप लोग? बात आ रही है समझ में? कोई डाउट तो नहीं बेटा अभी तक? एक बार फिर से थोड़ी देर बाद रिवीजन करवा दूंगा, बता दूंगा कहां से शुरू करा था। बहरहाल जानते रहिए, इसका भागना बाकी शासकों में भय पैदा करता है। महमूद गजनवी बहुत खुश था कि यार भगा था मेरे से डर के मारे। तो विद्याधर ने जैसे इसकी हत्या करी, एक चीज तय हो गई कि बाकी कोई और दूसरा भागेगा क्या? ये महमूद गजनवी को अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो महमूद गजनवी के दिमाग में आया कि अब किसको मारना है? विद्याधर। तो बस अगला आक्रमण किस पे करेगा? विद्याधर पे। और विद्याधर पे आक्रमण करने से पहले एक और जगह आक्रमण करेगा, मथुरा पे। कहां पर? ये यहां देख लेते हैं, या यहां ज्यादा अच्छा बता रखा है, फोटो यहां दे रखा है पर आप यहां समझ लीजिएगा, है ना। 1015 हो गया। अब तो क्या, आप बहुत ज्यादा लेट है सर, बहुत लेट, बहुत मतलब 1 घंटा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे लिए। सर सर दीदी है सर, सर नहीं सर का परिचय करवा देते ना, एक परिचय। अरे हाँ भाई, बाकी लोग नीमच के स्टूडेंट जान लेंगे मेरे सर, कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, अगली क्लास सर लेंगे। चलिए बहरहाल मैंने आप लोगों को बताया 1015 में क्या हो रहा है। देखिए उसके रास्ते में पड़ रहा है समस्या। ये कन्नौज है, ये मथुरा है, और ये क्या है? विद्याधर का, चंदेल शासक विद्याधर का क्षेत्र है महोबा। एक मंदिर कहां के फेमस है? खजुराहो। खजुराहो महोबा वही वाला क्षेत्र किसका है? चंदेलों का है। खजुराहो के मंदिर किसने बनाए? चंदेलों ने। ऐसे दिमाग में डाल लिया करो कि उनका क्षेत्र है तो किसने बनाया होगा, है? हाँ बिल्कुल, पढ़ाने की इच्छा है? अरे बैठो ना सर, आप बिल्कुल बैठ जाओ। अब ना 2 वीडियो डाल रखे पढ़ना, फिर ये 3rd तीसरा हो जाएगा, 4थे वीडियो से आप आके बैठना, नहीं तो आप अभी बैठ सकते हो, आधा तो करो पूरा। क्या यूट्यूब पर डाल दो, आपका यूट्यूब पे चैनल है ना, उनसे पूछ लो, मेरे को मत मारो। मैं आपको बाद में बता दूंगा, नहीं तो अभी तो बैठो। अभी कहाँ जा रहे हो? जय सिया राम। चलो समझ में आया? ये महोबा, ये क्या है? क्या है? कहां थे अपन अभी? अपन कन्नौज में थे, ठीक है। तुम्हारा ध्यान कहां है? तुम हर कहीं पहुंच रहे हो। मैंने जाने की बोला अभी अपन कन्नौज में थे। विद्याधर ने किसको मार दिया? राजपाल को। यह है कन्नौज, ये क्या है? मथुरा, और ये क्या है? महोबा, मतलब वो विद्याधर वाला क्षेत्र। अब बेटा यहां से यहां जाना है नीचे की तरफ, ये इस साइड, ये ऐसे करके ऐसे। मथुरा मेरे बीच में आ रहा है, तो मथुरा होते हुए जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? सीधी सी बात है। महमूद गजनवी जब मथुरा पहुंचा तो उसने मथुरा में भगवान कृष्ण का विशाल मंदिर देखा। उसकी आंखें चौंधिया गई, बोले कि यार ये कैसे पॉसिबल है? ये मंदिर हो ही नहीं सकता है, या तो मैं सपना देख रहा हूं या ये जादू है। इतना बड़ा मंदिर, इतना सुंदर मंदिर। उसने इस मंदिर के बारे में बोला है कि अगर इसको बनाना चाहूं आज, तो ऐसा मंदिर बनाने में 2 करोड़ या 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लग जाएगी, और 200 साल लगेंगे ऐसा मंदिर बनाने में, फिर भी मैं ऐसा मंदिर बना ही नहीं पाऊंगा। कितनी तारीफ करी है महमूद गजनवी ने। और तारीफ करने के बाद में क्या बोला? तोड़ो। अब क्या करना है? तोड़ना है। यह होती मूर्खता, असभ्य लोगों की निशानी है। सोचिए बेटा, मैंने आप लोगों को बोला तुम्हारे गुरु का चित्र बनाना है, ऐसे ही नहीं सोचो 200 साल की बोल रहा है, तो कम से कम यहाँ 101 साल तो लगे होंगे बनाने में, आराम से लगे होंगे। अरबों रुपए आज के जमाने खर्च हुए होंगे उस मंदिर को बनाने में। वो बोल रहा है कि ऐसा मंदिर हो ही नहीं सकता था। महमूद गजनवी ने बहुत तारीफ करी इस मंदिर की।
जबकि मैं बताऊंगा अल बरूनी इसकी बुराई करेगा। बुराई क्यों करेगा? कि मंदिर तो बहुत सुंदर है, पर मंदिर ही कारण है यहाँ पे आक्रमण के, क्योंकि मंदिर में पैसा बहुत ज्यादा रहता है, तो जो बाहरी लोग है उसको आकर्षित करता है। ये भी प्रश्न आया है कि महमूद गजनबी ने तारीफ करी है मंदिरों की, बुराई करी है? तारीफ करी। बोला है कि इतना सुंदर, इतना विशाल, इसको बनाने में 200 साल लग जाएंगे, 2 लाख या 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लग जाएगी, फिर भी बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा, इसको तोड़ो। और अलबरूनी क्या बोल रहा है? अच्छी बात नहीं, ऐसे मंदिर नहीं होना चाहिए। ऐसे मंदिर रहेंगे तभी तो आकर्षित होगा आक्रमण के लिए। यहां तक बात आई समझ में? तो ये क्या करेगा? मथुरा के अंदर वृंदावन, देखा है वृंदावन? जाना बेटा, वृंदावन क्षेत्र है मथुरा के अंदर, उस मंदिर को क्या करेंगे? तोड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे पूरा पूरा। और बेटा मैं आप लोग मतलब एक सभ्य समाज ही इस चीज को समझ सकता है। आज भी भारतीय लोग इसको समझे नहीं है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि पहले की कितनी चीजें तोड़ दी गई है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अभी तो बेटा बहुत सारी मशीनें, पहले मशीनें भी नहीं होती थी। मैं आप लोगों को बोलूं बेटा एक काम करना है, अपने गुरु का चित्र बनाना है। आप लोग अपना पूरा जीवन निकाल दो, मतलब अभी आप 20 साल के होंगे लगभग, आप लोग 30 साल उसको बनाने में निकाल दो, 40 साल मान लो। कितने साल के हो गए तुम लोग? बेटा बेटा तुम बना रहे हो, नीचे वालों से क्यों बनवा रहे हो? तुम लोग, नीचे वाले नहीं है ना। वो बनाते तो 80 के हो जाते हैं, 80 के भी नहीं हो पाते। बस ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, गंदी बात। चलो अपन कहां पे थे? 60 साल के हो गए तुम लोग। तुम मेरे पास में लेके आए, गुरुदेव ये देखिए ये चित्र अच्छा लगा, ये सर ये अच्छा चित्र है, ये सर आपका चित्र। अरे यार ऐसे मत सोचो तुम। देखो एक मिनट क्या ये देखो, ठीक है? हाँ तब भी नहीं बन पाएगा है ना, इसको 200 साल लगेंगे बनाने में, और 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं लग जाएगी, तब भी ऐसा बन पाएगा? फिर मानिए कि आपने ऐसा बना दिया और खूबसूरत असली तस्वीर जैसी तस्वीर लेके आए 40 साल बाद, आप खुद 60 साल के हो, आपका कुछ बचा नहीं, अपना जीवन आपने काय में निकाल दिया, उस तस्वीर को बनाने में लगा दिया। आपने मेरे को दिया, सर ये लीजिए ना, आपके आंखों में आंसू रुक नहीं रहे कि ये मेरी मेहनत है, और मैंने लिया फाड़ के फेंक दिया उसको। अब बताओ क्या फीलिंग है तुम्हारे मन में? मन में तो आ रहा है ना कि यार टुकड़े भी छोटे छोटे करेंगे। क्रोध आ रहा है, दिमाग खराब हो गया ना कि बोल भी कैसे दिया, हमको तो सोचने में ही ऐसा लग रहा है। सोचो बेटा वो मंदिर बने होंगे, उसकी एक एक मूर्ति बनाने में कई सारे नक्काशकारों का जीवन निकल गया होगा, पता है? पर एक जाहिल लोग ही कर सकते हैं बेटा ऐसा। जो सभ्य होते हैं वो कम से कम आर्ट की कदर करते हैं। उसने क्या बोला कि 200 साल में भी नहीं बनेगा, इतने दिनार देने के बाद भी नहीं बनेगा, इसको क्या कर दो, तोड़ दो। ये जाहिलपन की पहचान थी। अपने वाले आज भी इस चीज को समझ नहीं पाए। बहरहाल आगे बढ़े बेटा, समझ में आया? ऐसे मंदिर तोड़ के रख दिया उन्होंने। अगला आक्रमण कहां करेगा? ये मंदिर ये नहीं है, सोमनाथ का मंदिर है, ठीक है? अगला आक्रमण कहां करेगा? पंजाब पर करेगा। नहीं, ये फिर काय पे आक्रमण करेगा? विद्याधर पे। 1020 में विद्याधर पे आक्रमण करेगा। विद्याधर एक लौता ऐसा शासक है, एक लौता, जो इसका प्रतिकार करेगा। इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि आखिर में इसने विद्याधर को हराया था या नहीं हराया था। इतना तो तय है कि दोनों में से कोई जीता नहीं था, और बस इतना है कि विद्याधर ने इसको हराया था कि नहीं हराया था। आधे इतिहासकार मानते हैं कि विद्याधर ने इसको हरा दिया था, क्योंकि दोनों ने आखिर में जाते जाते एक दूसरे को गिफ्ट दिए थे। गिफ्ट कब देते हैं? जब या तो टाई हो जाए या एक जना जीत जाए। तो इतिहासकारों के बीच में मतभेद है। मतलब आपने अभी तक जितने भी पढ़े हैं उसमें पहला शासक है जिसने महमूद गजनबी को या तो हराया है या दोनों के बीच में टाई हो गया है। समझ में आ रही है बात? कौन है? कहां का शासक है? हम चंदेल शासक, महोबा का शासक है, चंदेल है। एक लौता शासक जिसने महमूद गजनबी को या तो हराया है या फिर टाई हो गया। मतलब महमूद गजनबी ऐसा शासक जिसको हरा नहीं पाया, उसका नाम क्या है? बोलो बेटा, आवाज आनी चाहिए बेटा, क्या?
ध्यान में रहे। बोलोगे टंग पे आएगा तो माइंड में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अपने लिए अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे, जो मेन कारण है झगड़े का, 1025 प्रश्न आता है कौन से नंबर पे आक्रमण था ये? 16वां आक्रमण। क्या हो गया? क्या? 1025 16वें नंबर का आक्रमण। मैंने बोला 17 आक्रमण कर रहे हैं, ये कौन सा नंबर का आक्रमण है? 16वें नंबर का आक्रमण। कहां पर करा है? सोमनाथ में। ये आपको टूटा हुआ मंदिर दिख रहा है? ये टूटा हुआ मंदिर, ये सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को। पता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ना सोमनाथ। ऐसी हालत कर दी थी। उसके पीछे कहानी जानिए। महमूद गजनबी को जब पता चला ये जो मंदिर है उसमें अथाह धन पड़ा हुआ है। दो तरह के इतिहासकार हैं। एक इतिहासकार ये बोलते हैं कि जब महमूद, क्या होता है ना कि हिंदुओं में मंदिर किस चीज के गढ़ बन गए थे? धन के गढ़ बन गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग किस लिए जाते थे? पिलग्रिमेज के लिए जाते थे। पिलग्रिमेज का मतलब होता है धार्मिक यात्रा के लिए। जैसे आपने यहां से मांग ली मानता मानते हो कि हे भगवान मेरी ये पूरी कर देना। जैसे अपने यहाँ पे मंदिर है ना राजस्थान में, सांवरिया सेठ जी का, कि हे भगवान 10% आपका, जो भी काम रहे 10% 20% आपका, जो भी कमाऊंगा। और वहां पे जैसे आपने पैसा दे दिया, वो धन क्या हो गया? शुद्ध हो जाता है एकदम। करते हैं ना भगवान से डील हो जाती है ना। यहां पे वैसा नहीं था, पर यह था कि कोई मानते थे, तो यहां अलग अलग जगहों से लोग आया करते थे। अथाह धन इकट्ठा हो गया था यहां पे। तो महमूद गजनबी को भी ध्यान में था। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हिंदुओं की आस्था का गढ़ था सोमनाथ। यहां पे ऐसा कहा जाता है कि ये जो आसपास है ना ये जगह, यहां पे क्या थी? चुंबक। यहां पे चुंबक, ऊपर चुंबक, और नीचे भी क्या थी? चुंबक। यहां पे शिवलिंग क्या होता था? ये शिवलिंग क्या होता था? मतलब अरे तो ऐसे ही करता है, वो हटवा दिया तुमने, अच्छा तो है। ये चुंबक लगा के शिवलिंग। ठीक है, ये शिवलिंग क्या होता था? ना धरती के नीचे था ना आसमान में था, मतलब बीच में तेरा करता था। ऐसा इस्लामिक मुस्लिम इतिहासकार बताते हैं उस समय के। और इसकी जो ऊंचाई थी लगभग 9 फीट ऊपर था। एक इतिहासकार बोलता है कि 9 फीट ऊपर था, 4 फीट जमीन के अंदर था, इतना। कुछ इतिहासकार क्या बोल रहे हैं कि बीच में तैरता था। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि पारस से बना हुआ था। पारस मतलब समझते हैं क्या होता है? पारस का पत्थर है, जिस पत्थर को टच कर दो उससे वो क्या बन जाता है? सोना। अलग अलग उस समय के इतिहासकार, मुस्लिम इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं। महमूद गजनबी को ध्यान में आया यहां पे जो शासक था उसका नाम क्या था? भीम फर्स्ट। ये चालुक्य शासक था। कौन सा शासक था? भीम फर्स्ट, चालुक्य शासक था। बार बार क्वेश्चन आएगा कि जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ पे आक्रमण करा तब गुजरात का शासक कौन था? तो आप लोग क्या बताएंगे? भीम से याद रख लेना ना। जो पांडव है उनमें कौन है? एक भीम है, उनमें से याद रख लेना कि भीम फर्स्ट। जब मोहम्मद गोरी आएगा तो कौन आ जाएगा उस समय? भीम सेकंड। और ये कहां का कौन शासक है? किस राजवंश का है? तो चालुक्य शासक है। अब कहानी है, सुनिए क्या होता है कि महमूद गजनबी आया, उसने आक्रमण करने के लिए जैसे ही सेना भेजी अपनी, तो इतनी बड़ी सेना देख के भीम फर्स्ट भाग गया। जब भीम फर्स्ट भागेगा, लोग तो थे पिलग्रिमेज, मतलब बड़ी संख्या में लोग आते थे। आसपास में जहां पे लोग आएंगे वहां पे सीधी सी बात है कि लोग बसना चालू हो जाएंगे, क्योंकि हम व्यापार चालू हो जाएगा। तो ये जो मंदिर था वो केंद्र था व्यापार का भी। जहां पे आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिर है वहां व्यापार के लिए दुकानें खुल जाती है ना, कुछ मिठाई की दुकानें, कोई गाय की दुकानें, मेले लग रहे हैं, ये लग रहे हैं क्योंकि लोग आएंगे। वहां पे लगभग 50,000 जनसंख्या रहती थी। जैसे उनको पता चला कि महमूद गजनबी की सेना आ रही है तो सब लोग काय में आ गए? मंदिर के परकोटे में आ गए। परकोटे मतलब वही 4 दीवारियां, उसके अंदर आ गए। और वो इंतजार कर रहे थे आने दो इसकी सेना को, तो देख लेंगे। क्यों देख लेंगे? क्योंकि उनको भरोसा किस पे है? भगवान शिव पे है। भगवान शिव बचाएंगे ही सही। कुछ जो सैनिक थे जो मंदिर की रक्षा के लिए बचे हुए थे, राजा तो भाग गया है,
जो बाकी जो सैनिक थे उन्होंने लड़ना चालू करा। महमूद गजनबी की सेना लगातार पास में आ रही है। जैसे उन्होंने लड़ना चालू करा, जो चालुक्य सेनाएं हैं वो मरना चालू हुई। वो मर रहे हैं, जनता हंस रही है, क्योंकि जनता को पूरा भरोसा है कि कौन बचाएंगे, शिव जी बचाएंगे। इसी आने दो इनको, इनका क्या है, ये देखना अभी मरेंगे, जैसे अंदर आएंगे ये घुस नहीं पाएंगे अंदर। ये रेखा दिख रही है, भगवान शिव की रेखा है, जैसे एंटर करेंगे सब भस्म हो जाएंगे। भावनाएं थी उनकी ईश्वर के प्रति। आने दो, वो जैसे जैसे अंदर आ रहे हैं वैसे वैसे हंस रहे कि हाँ आओ, थोड़ा और पास में आ जा, अभी भगवान शिव आएंगे रुद्र रूप लेके, तेरे को भस्म कर देंगे, तुम्हारी पूरी सेना खत्म कर देंगे। और पास में आए, बोले बस थोड़ा सा और बस खत्म। और पास में आप परकोटे के अंदर घुस गए। उन्होंने कत्लेआम चालू करा। तब लोगों को समझ में आया कि अब बातें अपने हाथ से निकल गई। वहां के जो पुजारी ब्राह्मण थे उन्होंने शस्त्र उठाए, पर उनको चलाना आता था क्या? नहीं। उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए भरसक प्रयास करे। लाशों की लाशें बिछती गई। वहां के आम लोग जो थे फिर उन्होंने शस्त्र उठाए, लड़ने की कोशिश करी। पर समस्या वही है हमारे समाज के साथ में, किनके भरोसे रह गए? भगवान के भरोसे रह गए। भगवान ने हमको हाथ दिए थे, आ रहे थे, तुम इतने सारे जने थे, भाटे फेंक देते तब भी वो भग जाते। तुम 50,000 थे, वो ज्यादा ज्यादा 10,000 की सेना रही होगी, तुम पत्थर भी फेंकते तब भी उनको भागना पड़ता। सोचो 50,000 पत्थर एक साथ में आ रहे हैं, कितना फर्क पड़ता। पर अपने वाले हिंदुओं के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि अपन कर्म से ज्यादा विचारों पे ध्यान देते हैं। अपने दिमाग में यही चलता रहता है भगवान सब कर देंगे, कर्म करना ही नहीं चाहते। भगवान, ये नजर क्यों नहीं आया कि उस भगवान ने अपने को हाथ दिए थे, बुद्धि दी थी, लड़ने के लिए शक्ति दी थी, ये भी तो भगवान ने दिया था ना। अब ये काम भी तुम भगवान से करवा लो कि युद्ध आके लड़ ले उठ के। हमारे समाज की कहीं ना कहीं बुराई है। अंदर घुसे, मारना चालू करा, कत्लेआम चालू करा। इस कत्लेआम के बाद में जो मुख्य पुजारी था वो महमूद गजनबी के पास में आएगा, बोलेगा समझौता कर लेते हैं, आप धन के लिए आए हो, आपको मैं इतना धन दूंगा कि आपने अभी तक जितना लूटा है उससे भी ज्यादा। तो बोले कितना धन? तो उसने बोला कि ऐसे 9 बड़े बड़े कमरे ये दिख रहे हैं, इतना तो मैं सोना दूंगा और इसके 4 गुना ज्यादा आपको चांदी दूंगा। सिर्फ इतना सा एहसान कर दो कि मूर्ति के ऊपर कुछ मत करना। ये हमारे इष्ट हैं, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, आपको जितना चाहिए और बाकी भी ले जाओ। तो महमूद गजनबी के जो साथी हैं उन्होंने बोला कि चलो ठीक है यार, बढ़िया काम हो गया है, तो मान लो। महमूद गजनबी को बोला कि मान लो और छोड़ो यार, पैसों से ही तो मजा आएगा, मेन तो पैसे ही हैं। महमूद गजनबी का एक वक्तव्य है जो बाद में बोलेगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है, सारा सोना चांदी ले लिया। अब समझना यहां से, मैंने जो प्रश्न करा था धन के लिए आया है कि धर्म के लिए आया है। सारा सोना चांदी ले लिया, सब पैसे ले लिए, जाने का समय आ गया। उसको 900 ऊंट लगे थे सोना लादने के लिए, 900 ऊंट एक्स्ट्रा। उनके पास में पानी रखने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उसकी जगह भी क्या रख लिया था? सोना। ये स्थिति बन गई थी उनकी। इतना धन लेके गए यहां से, पर जैसे वो जाने लगा महमूद गजनबी, कहीं ना कहीं वो पुजारी, मुख्य पुजारी खुश हुआ, बोले कि कोई बात नहीं, मेरे इष्ट तो बच गए ना, धन तो आता जाता रहेगा। महमूद गजनबी पलटता है और बोलता है कि अगर ये धन नहीं भी होता तो नहीं भी देता और मना कर देता, ये मूर्ति तो मैं ऐसे नहीं छोड़ता। नहीं तो इतिहास, तारीख मेरे को क्या कहेगी कि तू बुत परस्त है। बुत परस्त कौन होते हैं? जो मूर्तियों को पूजते हैं। और मैं कौन हूं? बुत चिकन। मैं इतिहास में पहचाना जाऊंगा ये मूर्ति तोड़ के कि मैं कौन हूं? बुत चिकन। तो उसी समय रोते हुए मुख्य पुजारी उस मूर्ति को पकड़ लेगा कस के और रोने लगेगा, भगवान अब तो बचाओ, अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। महमूद गजनबी सबसे पहले उस पुजारी की गर्दन काटेगा और अपने हथियारों से उस जो शिवलिंग है उसके कितने 2 टुकड़े कर देगा। फिर उसको पूरा खंडित करेंगे। उसके टुकड़े टुकड़े कहाँ लेके जाएंगे? गजनी में लेके जाएंगे। उसके दरवाजे भी उखाड़ लेंगे, जो दरवाजे उखड़े हुए थे वो कहाँ लेके जाएंगे? गजनी में लेके जाएंगे। अपने द्वार पे सजाएंगे, उनके टुकड़ों को मस्जिद के बाहर लगवाएंगे। कहाँ पर? तो सीढ़ियों पे, ताकि लोग चढ़ते हुए जाएं तो हर पैर उनके काय पे पड़े? उस शिवलिंग पे पड़े। यहां तक आपको बात आई समझ में?
कोई डाउट तो नहीं है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ऐसा कि भगवान शिव का प्रकोप था या क्या था, जब उसकी सेना गुजर रही थी रेगिस्तान से थार के, तो ऐसा तूफान आया था कि उसका कहीं ना कहीं जितना धन था उसमें ज्यादा था तो वहीं अटक के रह गया था। पानी की भी कमी थी, पैसे पैसे के चक्कर में पानी भी नहीं लेके गए थे, उसका प्रकोप आया। वहां से पहुंचने के बाद में जब वो गजनी पहुंचा तो बहुत समय तक बीमार रहा। उसका जो आखिरी आक्रमण था वो 1027 में खोखरों के खिलाफ था। खोखर ये पंजाब साइड की जाति है, इनका काम ही था लूटपाट करना। इन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को खूब लूटा है। अंतिम समय में महमूद गजनबी बीमार रहा,